हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे बोलीविया का जल युद्ध, राइट। तो इसमें हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं, यानी नेपाल के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से वहाँ पे पहले राजतंत्र था, देन लोकतंत्र आता है, फिर राजतंत्र आता है और फिर लोकतंत्र आता है, ठीक है। तो उसकी घटना जो भी थी हम अच्छे तरीके से उसको समझ चुके हैं। और अब बात यदि हम करते हैं तो बोलीविया का जो जल युद्ध है इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन, ठीक है। तो मेन रूप से टारगेट हमारा जो समझने का है वो है कि इन कहानियों के माध्यम से कि जन संघर्ष कैसे होता है, आंदोलन कैसे होते हैं। जैसे हमने देखा कि नेपाल में जो भी लोग थे उनको राजा का शासन पसंद नहीं था, वो क्या करते हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर संघर्ष करते हैं या आंदोलन करते हैं, देन उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो इसे ही हम जन संघर्ष या आंदोलन कहते हैं। और मतलब कि इन एग्जाम्पलों के माध्यम से बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि जन संघर्ष क्या है और आंदोलन क्या है। अब इसमें बोलीविया में भी कुछ घटनाएं हुई थी, और बोलीविया के बारे में मैंने आपको बोला भी था कि आपको मैप में थोड़ा सा सर्च करना है इसके बारे में। जो भी हमारा एटलस है वहाँ पे आपको देखना है कि जो बोलीविया है उसके आसपास क्या क्या है, ठीक है। तो वहाँ से क्लियरिटी हमारे अंदर आती जाती है, और धीरे धीरे ना आप एक एक करके कंट्रियों को ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे मेरे साथ ही, तो आपका मैप बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। जो मैप वाला पोर्शन है आपको वहाँ से दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो भी वहाँ पे जल युद्ध हुआ था किस तरीके से हुआ। तो नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती है, लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। तो हम नेपाल की कहानी पढ़े, पोलैंड की पढ़े, जिसमें कि हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो भी लोकतंत्र की स्थापना होती है या पुनरुद्धार किया जाता है इसके बारे में समझ में आता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो जन संघर्ष की जो मेन भूमिका है वो लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही खत्म नहीं हो जाती। और राइट है कि यदि हमने संघर्ष किया, लोकतंत्र स्थापित भी हो गया, लेकिन लोकतंत्र वाले ही तानाशाह वाली शासन व्यवस्था चला रहे तो क्या मतलब हमारा, ठीक है। तो सिर्फ इतने से ही जनता को संतोष नहीं होता है, चाहे वो हमारी कंट्री हो या कोई अदर कंट्री हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अभी आपको यदि लग रहा हो, आप लोगों से कुछ के मन में होगा, कभी कभी रहता है ना कि डोल जो दूर के ढोल होते काफ़ी सुहावने लगते हैं, ठीक है। तो वही कहावत वाली बात होती है हम सबके साथ कि हमें लगता है कि वाह अमेरिका कितना डेवलप कंट्री है, वहाँ पे सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो रही होंगी। बोलीविया कितना अच्छा है, या कि हम बात करें अफ्रीका कितना अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा है, या चीन बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल भी हाँ, अपने आप मतलब अच्छा और बुरा सब दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो अपने देश को बिल्कुल भी नकारा मत समझना कभी भी, क्योंकि जो व्यवस्थाएं जो जैसी चल रही हो सकता मतलब सम विषम हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी अमेरिका में आप देखते हो कि ट्रम्प की क्या हालत थी। जो ट्रम्प जी थे अभी चुनाव में, बाइडेन का आता है, मतलब वो वहाँ के राष्ट्रपति चुने जाते, फाइनल हो गया है कि वो वही अब राष्ट्रपति अमेरिका की होंगी, ठीक है। अब वहाँ पे जो ट्रम्प के समर्थक थे, मतलब कि दंगे फैला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो भी वहाँ की बिल्डिंगें हैं वहाँ पे आग लगा रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पे आंदोलन या हिंसा हमारी कंट्रियों पे नहीं होती कि जब पब्लिक असंतोष होती है तो ऐसे कुछ मतलब घिनौने कदम उठाती है। हर एक कंट्री में ही ये होता है, ठीक है, कि अब वहाँ पे भी ये आग वगैरह लगाया जा रहा है, भाई सब कुछ किया जा रहा है। यानी कि मेरा सीधे से कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ये नहीं समझना कि हमारा देश कैसा है, हमारा देश में इतनी कमियां हैं, अदर कंट्रियों में बहुत अच्छाइयां हैं। तो बिल्कुल भी नहीं। आप यदि उसकी रियलिटी पे समझोगे, उसकी यथार्थता पे जाओगे, तो सारी चीज़ें फिर हमारी समझ में आती हैं कि हकीकत में है क्या चीज़, ठीक है। तो ऊपर ऊपर का तो हमें कोई भी इंसान पहले बहुत बेटर दिखता है, जब उससे हमारी जो रिलेशन से बढ़ते जाते हैं, सच्चाई हमें तभी पता चलती है। तो बस यही है, और एनसीईआरटी के माध्यम से हम बहुत ही डिटेल से गहराई से ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। अब उसके बाद आता है कि बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष, यानी कि जो बोलीविया के पब्लिक थे वो क्या करते हैं कि पानी के निजीकरण के लिए, ठीक है, जो पानी था वहाँ का वाटर था, वो वाटर सोर्स था, उसके प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या करते हैं, उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। और अब इसमें यदि हम बात करते हैं तो इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है, ठीक है। यानी कि जो लोकतंत्र है
तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि लोकतंत्र को आप जीवित रखना चाहते हो, यदि सच में रियलिटी में जो लोकतंत्र के फीचर्स की हम बात किए थे कि आखिर रियल में लोकतंत्र क्या होता है, सिर्फ ये कह देना जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा ही लोकतंत्र हमारा नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र की डिफिनेशन है, बट हम इससे ही खुश नहीं हो सकते हैं, या ये कहना किताबों में लिख देना ही लोकतंत्र नहीं कहलाएगा, उसको यथार्थता में लाना होगा, ठीक है। और यदि लोकतंत्र को जीवित रखना है तो जन संघर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो भी शासन व्यवस्था चल रही है लोकतांत्रिक कंट्रियों में, वहाँ पे विपक्ष दल भी होना चाहिए, सत्ता दल भी होना चाहिए। यहाँ पे अब मैं विपक्ष दल पे जोर क्यों देती हूँ कि होना चाहिए, होता क्या है, जैसे आप अभी अपने इंडिया का ही हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आधे से अधिक कंट्रियों में क्या होता जा रहा है, बीजेपी की सरकार आती जा रही है, ठीक है। हालांकि मैं किसी पार्टी की समर्थक या विरोधी नहीं हूँ, और हूँ भी, वो मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है। और हम सबको ही किसी भी पार्टी का एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हमें किसी भी पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं बनना, जो भी पार्टी चल रही है हम उसी के समर्थक है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी हमारी कोई भी नहीं है, बट यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जैसे यहाँ पे हम बात करें, काफ़ी सारी मतलब काफ़ी सारे स्टेट हैं, सेंटर पे भी और स्टेट में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें बीजेपी की ही सत्ता देखने को मिल रही है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, यदि हमारा विपक्ष कमज़ोर रहेगा, यानी कि हमारे विपक्ष में कोई ताकत नहीं है, और ये रियलिटी है, अभी भी हम देख रहे हैं ना, हमारे विपक्ष में कोई ताकत नहीं है, और विपक्ष में यदि ताकत नहीं है तो तानाशाह आने में 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है, यानी कि कुछ ही दिन बाद ही ये देश तानाशाह में बदलने की स्थिति में आ सकता है, यदि विपक्ष स्ट्रांग ना हुआ तो। विपक्ष स्ट्रांग, अब विपक्ष का मजबूत होना जरूरी क्यों है, क्योंकि यदि विपक्ष, आपको पता है कि कुछ रिजर्व सीटें रहती हैं विपक्षी दल के लिए भी, तो यदि हर एक उसमें रहती है, ठीक है, संस्था में, इसमें क्या होगा कि यदि हमारा विपक्ष मजबूत होगा तो वो हमें, जब भी हम कोई काम करेंगे तो हमें क्या करेगा, उसमें से कमियां निकाल निकाल के देता रहेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो जो भी सत्ता दल का नेता होगा, लीडर होगा, वो कहीं ना कहीं अच्छा काम करने पर मजबूर होगा, क्योंकि वो अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको अगली पंक्चवर्सी में फिर आना है, अपनी सत्ता यदि बनाए रखना है तो वो अच्छा काम करेगा, यदि नहीं करते हैं तो विपक्षी पार्टी जो है वो हमें जीने नहीं देगी, ठीक है। और यदि विपक्षी कमजोर हो गया तो उनका जो मन करेगा, जैसा मन करेगा वैसा करेंगे, कोई इसमें वही नहीं है कि वो लोग कुछ अलग तरीके से व्यवस्था अपनाएंगे, फिर उनका ही अपना चल जाएगा। और जब एक प्रभुत्व आ जाता है, किसी एक का आ जाता है कि हम ही करेंगे जो कुछ है, तभी तो तानाशाह आता है, कोई इसकी अलग से हमको डिफिनेशन थोड़ी ना ढूंढने जानी है। तो अभी जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विपक्ष, जन संघर्ष, ये सारी लोकतंत्र को जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, और ये होने चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में। यहाँ हमारे इंडिया में ही नहीं, कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री है वहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि बोलीविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है, और विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार का बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए, ठीक है। और इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। अनेक लोगों का पानी का जो भी मासिक बिल 1,000 रुपये तक जा पहुंचा, और जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी 5,000 रुपये महीना है, और इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्ति जन संघर्ष भड़क उठा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप किसी भी सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करोगे, वहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट वाले क्या करते हैं, हमेशा अपना ही प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की ही चर्चा कर चुके हैं, मे बी 7th क्लास की एनसीईआरटी में हम बात कर चुके हैं, सो आपको वहाँ से याद होगा, और याद नहीं है थोड़ा उस पर आप नज़र दौड़ाइएगा, दिमाग को थोड़ा वहाँ तक ले जाइएगा, ठीक है। और यदि कुछ थोड़ा बहुत लिखे भी होंगे तो आपको पता होगा, इसमें क्या होता है कि प्राइवेट का मेन मकसद क्या होता है, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। और जब गवर्नमेंट पूरा अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हमारा इसमें से कोई लेना देना नहीं है, आपको पता है कि पूंजीपतियों का अमेरिका वगैरह जो है, आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, तो उसमें से 3 टाइप्स की आपको अर्थव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो एक पूंजीपति वर्ग की जो होती है, एक होती है हमारी कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट होती है, एंड एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
समाजवादी अर्थव्यवस्था एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले में क्या होता है कि लोगों का ही उसमें निजी स्वामित्व होता है, ठीक है, सरकार का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। और समाजवादी में क्या होता है कि गवर्नमेंट का ही पूरा रोल होता है, लोगों का नहीं होता है। और यदि हम मिश्रित की बात करते हैं तो लोगों का और गवर्नमेंट का दोनों का ही रोल होता है अर्थव्यवस्था में। जैसे कि हमारे इंडिया में मिश्रित या मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, ठीक है। तो आप वहां से समझे होंगे। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन जब कर दिया जाता है, लोगों में समस्या जो भी थी कि चलो सरकार दे रही है 1 रुपए में दे रही है, लेकिन प्राइवेट वाले हमें 1,000 रुपए में दे रहे हैं, तो काफ़ी यानी कि उनका, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी डेवलप कंट्री में हर एक लोग वहाँ पे बिल्कुल अच्छे खासे अमीर ही होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गरीब होंगे, जिनके पास एक वक्त का खाने का भी नहीं होगा। और उस सिचुएशन में यदि ऐसा कर दिया जाता है तो ऑब्वियस है कि वो संघर्ष तो करेंगी ही, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी जनता थी वहाँ की पूरी भड़क उठती है, मतलब उनके अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है कि यार तुमने, पानी हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें जीने का अधिकार है। और आज आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क भी है और यहाँ से आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा यदि आप वो समझ पाते हैं तो, ठीक है। यहाँ से मतलब कि जो फंडामेंटल राइट है किस देश से लिया गया है। अभी हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बोलीविया है, आपको ये बताना है। और दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, आप मतलब ये हमारे कॉन्टिनेंट है, इनमें से एक का क्या है, मतलब दक्षिण अमेरिका का एक पार्ट बोलीविया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो फंडामेंटल राइट हमारा है या मौलिक अधिकार है वो कौन से देश से लिया गया है। क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो है अदर अदर कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो इसको किस कंट्री से लिया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। होता क्या है कि सन 2000 में 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया। और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। और यहाँ पे मार्शल लॉ का मतलब होता है कि आप 2 या 2 से अधिक लोगों से मिल नहीं सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा ये मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जनता की ताकत ने आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। यानी कि जनता जब अपने पे आ जाती है तो फिर कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी कंपनी के अधिकारी थे उन्हें शहर छोड़कर भागना पड़ा मजबूरन। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंप कर पुरानी दरें कायम कर दी गई। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आती है कि जब वहाँ पे पानी का प्राइवेट, मतलब पहले नगर पालिका में था, उसके बाद आप क्या करते हो कि उसे प्राइवेट कर देते हो, ठीक है। जब भी प्राइवेट किया लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ कि जब हम, मतलब हमें ही सब कुछ करना, तुम्हें हम जिता क्यों रहे, इलेक्शन में तुम्हें वोट क्यों दे रहे हैं, फालतू का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं तुम पे हम, जब तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है, तुम सारी चीज़ें प्राइवेट कर दिए दे रहे हो। तो इसमें से फिर अपने इंडिया में भी एक बहुत बड़ी समस्या भी है, कहीं ना कहीं जरूरी भी है। यदि इसके सकारात्मक पक्ष की बात किया जाए, जो भी अपने इंडिया में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ, कई सारे सेक्टर का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सकारात्मक में ठीक है कि इम्पोर्टेंस है इसकी, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन नकारात्मक पक्ष देखते हैं तो वही है कि फिर अपनी व्यवस्थाएं जो भी है तो वो खुद से चलाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे यदि वो ज़्यादा सुविधाएं देते हैं तो ज़्यादा पैसा लेंगे कि तो जो आम पब्लिक है उन तक जो भी पहुंच है वो नहीं बन पाएगी। और सरकार हम इसीलिए चुनते हैं कि आम पब्लिक को भी सारी चीज़ें मिल सकें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके पक्ष और विपक्ष दोनों की ही आप बात कर सकते हो, क्योंकि अपने देश की जो सिचुएशन है और धीरे धीरे हर एक सेक्टर को प्राइवेट करने की बात की जा रही है। तो जब प्राइवेट करने की बात की जा रही है तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस भी इसमें बनने की संभावना आएगी, ठीक है। चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपका ये किसी भी स्टेट
स्टेट का दे रहे हैं वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसमें ज़रूर अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना के रखिएगा, ठीक है। कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसका लाभ हानि मेन मुद्दा क्या है कि प्राइवेट करने से क्या होता है, कैसे होता है तो वो सारी चीज़ें आप समझ पाओगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनसंघर्ष और सॉरी लोकतंत्र और जनसंघर्ष के बारे में, यानी कि हम जो भी लोकतांत्रिक कंट्रियां हैं और एक जनसंघर्ष। लोकतंत्र में जनसंघर्ष किस तरीके से होता है उसमें यदि हम समझते हैं तो इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलीविया के जन संघर्ष में एक निर्वाचित, और यहाँ पे क्या बात की गई है, जो भी बोली नेपाल का था कि ठीक है आप संविधान को बनाओगे, लेकिन बोलीविया में क्या हुआ, निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांगे मानने के लिए बाध्यकारी किया गया, यानी कि बाध्य किया गया। बोलीविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे, यानी कि दोनों में ही, एक में आंदोलन होता है एक में जनसंघर्ष होता है। क्योंकि पानी बंद कर दोगे आप तो लोगों में ऑब्वियस है कि जब हम जिएंगे ही नहीं तो करेंगे क्या फिर, ठीक है। तो आंदोलन या संघर्ष तो होने ही है, बिल्कुल लाजमी है। और वहाँ पे यदि डेमोक्रेसी नहीं रहती, आप हटा देते हो, मतलब जो पब्लिक चाहती है आप वो नहीं करते हो, तो उसमें भी आंदोलन बिल्कुल बनेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मतलब इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है। ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है, यानी कि ये दोनों ही कथाएं क्या है, कहीं ना कहीं राजनीतिक संघर्ष का एक एग्जाम्पल है। और उसके बाद दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंदी हुई, यानी कि लामबंद हुआ, और जन समर्थन का मतलब जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। इसके साथ ही क्या होता है कि हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। और अगर हम बात करें कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के बारे में, तो उसमें हम पहले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्या है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा भी था कि विश्व में जो भी जितने भी देश थे, 9th क्लास में इसी के बारे में पूरा हम लोग समझे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक कि लोकतंत्र का विकास कैसे होता है। तो वहाँ पे पहले संघर्ष करते हैं, देन उसके बाद वहाँ पे विकास होता है लोकतंत्र का, ठीक है, या स्थापित होता है लोकतंत्र। और इस तरह हम इन दोनों उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसका कुछ कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं। सो फर्स्ट इसमें आता है हमारा कि लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है। थोड़ा ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि जनसंघर्ष होने चाहिए, आंदोलन टाइम टाइम पे होते रहना चाहिए, और उसके बाद विपक्षी पार्टी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमारे होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र बेहतर तरीके से चल पाएगा, ठीक है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो, फिर भी क्या होता है इसे अपवाद ही कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता के हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। देन ऐसी घड़ी तब होती मतलब तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, ठीक है, और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, अथवा वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। यानी कि जो भी यहाँ पे आंदोलन होके जो भी संघर्ष किए जाएंगे पब्लिक के द्वारा, तो ऐसी घड़ियां तभी आती है या ऐसा समय तभी आता है जबकि हम बात करें कि एक लोकतंत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है, कि लोकतंत्र की ओर हम जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे डेमोक्रेसी है उधर तो ठीक है कि बनाए रखने के लिए, जैसे अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका ये राइट है, हक है, उन्हें करना चाहिए, ऑब्वियस है, बहुत मतलब कि यदि उन्हें लगता है कि ये चीजें गलत है तो बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। और वो जब करेंगे तभी सरकारें हमारी बिना सोचे समझे कानून ऐसे ही पारित नहीं कर देगी कि संसद में मेंबर हम 2/3 की बात करते हैं या 1/3 की, तो उतने भी मेंबर नहीं थे, आप बिल को पास कर देते हो, ठीक है। लेकिन जो बिल पास करने चाहिए वो बिल आज भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं,
यहाँ पे कई सारे ऐसे बिल हैं जो संसद में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबे टाइम से अभी भी उनमें कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बिल आपको नहीं लाना चाहिए या कि लाना भी चाहिए तो उनमें कुछ बेहतर तरीके से करके लाना चाहिए, तो वो आप बिना पब्लिक के ही क्या कर देते हो। आप न्यूज में देखे होंगे कि संसद भवन जो था हमारा, वो बिल्कुल खाली था, कुछ ही मेंबर बैठे हुए थे, जिसके बाद वहां पे 3 बिल कृषि से रिलेटेड पास कर दिए जाते हैं धड़ल्ले से, ठीक है। तो इसमें जब पास कर देते हो आप, तो किसान का आंदोलन बिल्कुल सही है, उन्हें ये आंदोलन करने। और यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आया है कि गवर्नमेंट अभी तक क्या कर रही है, जबकि यहाँ पे मतलब कब से कितने दिनों से किसान ठंड पे बैठे हुए हैं, आज तक सरकार का कोई निर्णय नहीं आया है। तो जहाँ तक अभी मुझे सुनने को मिला, कोई क्लियर नहीं है, बट ऐसे सुनने में आया है कि गवर्नमेंट अब बोल रही है कि ये जो भी कानून है अभी इसको अमल में नहीं लिया जाएगा, हटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन अभी सरकार बोल रही है कि इसको चलो ठीक है किसी भी स्टेट में लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इस पे नज़र बनाए रखिएगा कि इसका फाइनल निष्कर्ष निकलता क्या है। और यहाँ पे बस आप ये समझिए कि संघर्ष करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज अब अगला कदम गवर्नमेंट उठाएगी, सोच समझ के उठाएगी कि जनता हमारे ऊपर मतलब जनता का रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। हम कुछ भी करते हैं तो जनता इस पे क्या एक्शन ले सकती है, कैसे कर सकती है, वो उसे सोचना पड़ेगा। और यदि नहीं तो सरकार ऐसे ही तो पता चलेगा कि संसद में एक भी पब्लिक नहीं होगी, ऐसे ही अकेले ही पास कर दिए जाएगी सारे बिल, तो ये उनको कहीं ना कहीं अब सोचने पे मजबूर करेगी। और उसके बाद है कि लोकतंत्र संघर्ष का जो भी लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है, और संभव है कि कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए। लेकिन क्या होता है कि जब हम बात करें यदि, तो विवाद ज़्यादा गहन होता है, तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती है। और ऐसे में क्या होता है कि समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी कि जनता के माध्यम से होता है। और ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। और यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः पूर्ति होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है। लेकिन क्या होता है कि जनता की स्वतः पूर्ति सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। और संगठित राजनीति के माध्यम मतलब कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल है, ठीक है। तो अब हम बात करें यानी कि पूरा इसमें निष्कर्ष हमें जो भी समझने में आया कि कहीं ना कहीं यदि हमें अपनी सरकार को बना के रखनी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को करके रखनी है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस घटना को समझते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, काफ़ी अच्छी घटना है। इसमें होता क्या है कि सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्प वुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई, और इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए एक तरह के मतलब एक तरह से मुफ्त में दे दी गई। और इसमें क्या होता है कि इसमें से अधिकांश जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे। यानी कि इसमें क्या होता है कि 1984 में जो कर्नाटक है, हमारा ही स्टेट है एक साउथ इंडियन का, और इसमें कर्नाटक की सरकार क्या करती है, पल्प वुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाती है, ठीक है। और इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन और 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में दे दी गई। और उसमें क्या होता है कि इसमें से अधिकांश जमीन का जो इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे। कंपनी ने इस जमीन पर यू यानी कि यूकलिप्टस के पेड़, जो यूकेलिप्टिस के पेड़ होते हैं, उनको क्या करती है, वो लगाना शुरू कर देती है। यूकेलिप्टिस का पेड़ आपको पता होगा कि जितने भी पेड़ होते हैं ना, उनमें से सबसे लंबा पौधा यदि किसी का होता है तो यूकेलिप्टिस का ही होता है, ठीक है। तो इसको वो लोग बनाते हैं, मतलब पूरे जमीन पे उगाते हैं। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाना था। सन 1987 में कत्ती को या हक्कीविच को अर्थात तोड़ो और रोपो
नाम से एक आंदोलन शुरू हुआ और इसमें अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता अख्तियार किया गया। लोगों ने क्या किया कि यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़े और उनकी जगह पे क्या किए, वैसे पेड़ों के बिचड़े लगाए या बीज लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी लोग थे वहाँ के, जब आप एक जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा यानी 30,000 हेक्टेयर काफी होता है। ठीक है, आप 40 साल के लिए यानी कि आधी जनता तो पब्लिक जो है कितने उनके जन्म हो चुके होंगे, आप 40 साल बहुत होता है यार। तो उसमें क्या किया, उन्होंने दे दिया फ्री में, आप ले जाओ, कोई लीज में भी नहीं, फ्री में ही दे दिया कंपनी वालों को। अब कंपनी वाले ऑब्वियस है कि वो अपने फायदे के लिए, किसान चारा कहीं से भी पशुओं के लिए लाए, डजेंट मैटर, उनके लिए कोई भी मैटर नहीं करता वो कहाँ से ला रहे हैं, उनका प्रॉफिट होना चाहिए। और उनका प्रॉफिट किस में है कि वो अपना यूकेलिप्टस का पेड़ लगाएंगे, उसके बाद उससे कागज की लुगदी बनाने में काम आएगा उनके लिए। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं तो नीचे कुछ समूहों के नाम दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी समूह के होते, मतलब किसी भी समूह में होते, तो अपने पक्ष के समर्थन में क्या दलील देते। जैसे समूह यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट समूह है, स्थानीय किसान या पर्यावरणवादी कार्यकर्ता या उपरोक्त कंपनी में काम करने वाला अधिकारी अथवा कागज का उपभोक्ता। ठीक है, तो आप जिस भी सेक्टर में होते, आपका पक्ष कहीं ना कहीं उसी तरह का होता। सपोज आप एक स्थानीय किसान है, आप कहते कि हमारी जमीन जबरन हड़प ली गई है, हमें यहाँ पे अपनी जमीन का हिस्सा चाहिए, ऊपर से जो भी हमें पशु चारण के लिए आधी जमीन जितनी भी हो हमें, कि जितने में से हमारा गुजारा हो सके, हमें अपनी जमीन अपने नाम पे चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि पर्यावरण कार्यकर्ता होते, उनका भी कहीं ना कहीं होता है कि आप पेड़ लगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो तो आप जिस भी मतलब सेक्टर के होते, आप अधिकारी होते, तो आप यही कहते कि बहुत अच्छा है, हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा करके मतलब इसमें से काफ़ी ज़्यादा धन कमाएंगे और इसमें से आपको भी कुछ लॉलीपॉप दे देंगे हम, कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो आप जो भी होंगे, मतलब जिस भी संस्था के मेंबर होंगे, उसी तरीके का आप बोलेंगे। ठीक है, और आपकी सोच होगी, क्योंकि मजबूरी आपकी बोलना ही पड़ेगा। यदि आप स्थानीय किसान हैं तो अपने फायदे के लिए कहेंगे, और यदि पर्यावरण कार्य करता है तो वो अलग तरीके से कुछ उसका जो बोलने का डायमेंशन है वो अलग होगा, और जो वहाँ के अधिकारी होंगे उनका अलग होगा। ठीक है, अब आते हैं लामबंदी और संगठन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये लामबंदी क्या है और संगठन क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग जो मैंने होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, और हो सके तो मौलिक कर्तव्य भी आप लोग साथ साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कि कहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं, और अच्छा होगा क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे ही जोड़ियाँ मिलान करने के लिए आ जाता है तो हमें समस्या आ जाती है, क्योंकि हमारे संविधान में आपको पता है उधार का थैला कहा जाता है, काफ़ी चीज़ें ली गई हैं इधर उधर से, तो हमें वो भी जानना, और पूछा भी जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है मिलान करने के लिए मौलिक अधिकार, आगे उसके सामने कई सारी कंट्रियां दे दिया गया, आपको अब मिलान करना। ठीक है, तो जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, रटना बिल्कुल नहीं, बस एक बार माइंड में बिठा लो, इधर इधर ये है, इधर ये है, तो आप नहीं भूलोगे। और यदि रट्टा मारा है, एक बार बोला ना, तो याद नहीं आता फिर। ठीक है, ये यूपीएससी है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक बात की 100 बात बना सकते हैं, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो हम एक ही बात पे अटके रहेंगे, और यहाँ पे हमें इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। और करंट अफेयर से लो आप लोग बिल्कुल अटैच्ड रहिए, चाहे कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए, और नहीं पढ़ रहे हैं चाहे दृष्टि की वेबसाइट से उसका आर्टिकल पढ़िए, चाहे कि कोई भी एक मैगजीन पढ़िए, कुछ भी, मतलब करंट अफेयर आपकी नज़रों में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सिलेबस आपकी नज़रों में होना चाहिए। हाँ, सिलेबस से मुझे याद आया कि आपको सिलेबस अभी नहीं मिला। ठीक है, हालांकि जब आप मुझे बोले थे मेरे पास सिलेबस नहीं, मैं उसी दिन बोली थी कि सिलेबस ग्रुप में डाल देना, तो अभी तक टीम को बोले थे, अब वो नहीं करे, उनको भी काम रहता काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए सॉरी कि अभी तक नहीं गया, लेकिन आज, मतलब आज से कल तक में आपके पास सिलेबस आ जाएगा, डोंट वरी। आप चेक कर लीजिएगा ग्रुप, हो सकता है मैं अभी मॉर्निंग में फिर से बोली हूँ, और यदि नहीं डालेंगे थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा कि डाल दो। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ग्रुप मैं नहीं चलाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं होती तो पहले ही डाल देती। तो आप लोगों को मिल जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। हो सकता है कि आज
डाल दिए होंगे, और यदि नहीं डाले होंगे तो आपको आज से कल तक में बिल्कुल मैं मतलब प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, कहीं पे भी कोई भी बुक आपको ना मिले स्टडी से रिलेटेड कोई भी बुक, तो किसी गूगल में कहीं और पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी मैगजीन चाहिए, कोई भी जो भी आपको ई मोड में चाहिए तो ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन तो अब वो इतनी ज़्यादा हाँ काफ़ी उसमें मतलब इधर उधर का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन तो नहीं, लेकिन जो भी ऑनलाइन मटेरियल आपको चाहिए, वैसे मुझे जहाँ तक लगता है आईएएस पॉइंट में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाती हैं, ठीक है। आप ग्रुप चेक करेंगे तो उधर ग्रुप में आप टेलीग्राम में भी यदि ऐड होंगे, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड है, तो उसमें रहता है ना, अलग अलग दे रहते हैं कि वीडियोज कितने हैं, फाइल कितनी है। तो जाएंगे प्रोफाइल पे क्लिक करके, तो उधर से आपको सारी चीज़ें वहाँ से दिखाई देंगी। फाइल पे जाएंगे, सारी बुक जितनी भी है, जितने भी न्यूज़पेपर है, जितने भी आपको पता होगा यदि तो जो भी मतलब स्टडी से यूपीएससी, मेन यूपीएससी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, आपको वो सारा चीज़ प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लिया करिए, और फिर भी ना मिले तो हम लोग कहीं नहीं गए हैं, डेली आपकी क्लास लेते हैं, डेली आपके कमेंट भी हम लोग पढ़ते हैं। सो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, भटकने पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। आपको सारी चीज़ें ये मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि ई मोड में, यानी कि ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, जो भी आपकी नीड हो, जितनी भी, हालाँकि बिना आपके माँगे ही सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है, तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए, हम सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाएँगे, ठीक है? तो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं परेशान होना, जब भी ज़रूरत लगे कि आज इस मैगज़ीन को चाहिए या आज हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो आप बेशक माँग सकते हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे कोई मैगज़ीन हो, चाहे न्यूज़पेपर हो। आपको पता था कि न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा पंगा हो गया था, ठीक है। दैनिक जागरण में ही शायद आया था कि कोई भी हम न्यूज़पेपर शेयर नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए भी रास्ता निकाल दिया है कि हम हमारे मतलब आप लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए न्यूज़पेपर अब डेली व्हाट्सएप ग्रुप में आते ही होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आज से टेलीग्राम ग्रुप में भी व्हाट्सएप आए, तो उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना किसी भी तरीके से, हम सब आपके साथ हैं। तो डोंट वरी कि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा, ठीक है। हाँ, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी जो चाहिए बिल्कुल बहाने नहीं चलेंगे कि मिल नहीं रहा कहीं से, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मांग सकते हो। बस थोड़ा सा उंगलियों को कष्ट देना है, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना हमें ये चीज़ चाहिए, और वो चीज़ें आपको बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और बहाने तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और आप मेरे स्टूडेंट हो, बहाने तो बिल्कुल बनाना ये अपनी फितरत में नहीं है, ठीक है। जितना भी है सामने है, उतना बहुत है, उतने में ही हम अपना काम निकालेंगे। जो नहीं है उसमें क्या हम कि काश ये होता तो हम करते, अरे जितना है उतने में ही बन लेते हैं ना। हमारे पास ऑफलाइन बुकें खरीदने की हमारे पास हिम्मत नहीं है, हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सारा दिन मोबाइल चला के व्हाट्सअप फेसबुक जितना भी चलाते रहते हैं, उस पे टाइम वेस्ट ना करके, उसमें आँखों को तकलीफ़ ना दे के हम अपनी किताबों को ही पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का इसमें भी एक्सक्यूज़ होता है, मुझे तो मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ने में आँखों में तकलीफ़ होने लगती है, यार दवाई ले लो, मतलब आँखें दिखा लो, और चश्मा जो भी होता हो लगवा लो आप, ज़्यादा दिक्कत हो तो। क्योंकि इधर जितना भी आपको बहाने नहीं बनाना, मेरा कहने का मतलब है किसी भी तरीके से प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, तो बहाने नहीं बनाना, हमें आगे बढ़ना है। हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। कोई और नहीं करेगा, तो हम खुद ही बहाना बहाना बनाएंगे तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बस एक फुल एनर्जी के साथ डेली कि बस हमें करना है सो करना है। दुनिया में ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, कौन सा सबके पास है। यदि आप बात करोगे, सोचोगे कि अंबानी का जीवन बहुत अच्छा है, अंबानी 10 दिन बैठ जाए ना, तो अंबानी के भी मतलब स्थिति ऐसी हो जाएगी कुछ दिनों बाद कि वहाँ पे कमाई कम गवाई ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि वो सारा दिन काम कर रहे हैं। आप बिल गेट्स को देखो, और भी कई सारे ऐसे हैं लोग जो कि क्या करते हैं, सारा दिन 15-15 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं वो। हमें 12 घंटे पढ़ने में, तो 6 घंटे पढ़ने में नहीं पढ़ा जा रहा। वो लोग मतलब उनकी उम्र भी हो गई, उनके पास इतना पैसा है कि पूरे विश्व में वो टॉप पे आते हैं इकोनॉमिक में, ठीक है। लेकिन वो फिर भी 15 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यदि हम एक दिन भी बैठे ना, कितना लॉस होने वाला है, इसलिए वो करते हैं। नहीं तो चाहे ना कि अब तो हम अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए, तो बंद कर देते हैं। तो इसलिए हमें भी उनसे थोड़ा बहुत सीख लेनी चाहिए और अपने काम पे लगे रहना चाहिए।